हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। दिस इज़ पलक मिश्रा और आज हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको पूरा रीड नहीं करने वाली हूँ, मैं बस समझाती जाऊँगी आपको। ठीक है, क्योंकि फिर रीड करने में टाइम वेस्ट होता है गाइस। तो चलिए, सो देखिए, आप लोग संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद अवतरण भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि, यानी जो भक्ति काल में प्रेमाश्रयी, आप लोगों ने पता है ना, एक ज्ञानाश्रयी होता है, दूसरा प्रेमाश्रयी होता है। तो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई। यहाँ पे मैंने देख सकते हैं अपनी राइटिंग में यहाँ पे जायसी लिख दिया है। क्योंकि मेरी बुक में बिल्कुल भी हेडिंग्स नहीं है, मैं अपनी बुक को जो ओपन की तो देयर वाज नो हेडिंग, बस खाली पद दे के छोड़ दिया है। अब आप लोग जब ग्रेजुएशन में आ गए होंगे तो आप लोग को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा होगा कि 12th तक तो आपका एनसीईआरटी चला, 9 to 12 स्पेशली, और अब जब आप आए हो तो आपको खुद ही नहीं मिल रहा है वो चीज़, आपको इतनी सारी बुक्स देखनी पड़ रही हैं। आई मस्ट से कि वही ज़्यादा बेटर था एनसीईआरटी पढ़ लेना। चलिए इससे शुरू करते हैं। ये जो पद है वो पद्मावती द्वारा, जो कि भक्ति काल की प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं, उन्होंने लिखी है। वो क्या लिखा है? महाकाव्य पद्मावत। ठीक है, मानसरोवर खंड का है ये किस्सा। अब आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों मैंने मानसरोवर बोला। प्रसंग में देखिए, इस अवतरण में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने जा रही होती हैं। यानी मानसरोवर में जो पद्मावती हैं वो स्नान करने के लिए जाती हैं। जायसी ने उनका हास्य, विनोद और छेड़छाड़ का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, अब देखिए आखिर जायसी ने लिखा क्या है। एक दिन एक तिथि, तिथि कौन सी थी? पूर्णमासी की तिथि थी। ठीक है, पद्मावती स्नान करने के लिए मानसरोवर में चली। पद्मावती ने सब सखियों को बुलाया। वे सब सखियां ऐसे प्रफुल्लित मानो कि फूलती हुई फुलबाड़ी हूँ। यानी यहाँ पे जो पद्मावती की जो दोस्त हैं उन सभी का, इवन पद्मावती का भी फूलों के साथ कंपैरिजन हुआ है और फूल ही उनको बता दिया गया है। जैसे देखिए, आप लोग देखेंगे इसमें लिखा है ना, गुलाल और चंपा कहीं लिखा है, कुंद लिखा है, ये सारे फूलों के नाम हैं और सारी सहेलियों को फूलों के नाम से डिनोट किया गया है यहाँ पे। अब आप देखिए कैसे, देखो, जिस प्रकार फुलवाड़ी में नाना यानी कि नए नए प्रकार के, अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, उसी प्रकार इन सखियों में कोई चंपा के पुष्प के समान थी, कोई कुंद की भांति थी, अन्य सखियां केतकी, कसा और रसवेली की भांति थी, यानी उसकी तरह थी। कोई श्रेष्ठ गुलाल और सुदर्शन जैसी लाल थी, तथा कोई गुलाब कावली के गुच्छे की भांति विहस रही थी। कोई मौल सिरी की भांति पुष्पित थी, कोई जाति यूथिका एवं सेवती के फूलों के समान थी, यानी कि कोई सोन जरद तथा कोई केशर के समान थी, तथा कोई हरसिंगार और नाग केसर के समान थी। यानी सबको वही बताया गया जैसे मैंने पहले ही बताया। कोई कूजा यानी कि सफ़ेद गुलाब की फूल होती है, या तो आप ये भी लिख सकते हो कोई सफ़ेद गुलाब की फूलों, कोई हजारा गेदा तथा कोई चमेली की भांति थी। तो कोई कदम और सूरजपूर्ण रसबेली की तरह थी। वे सभी, देखिए आपको ये याद करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा हो कि आप खुद से लिखेंगे तो वो अच्छी बात है, लेकिन आप फूलों के नाम सब याद रखिएगा। इस पैरा को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या क्या है, और कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आएंगी बिकॉज लिखा ही ऐसा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया कि फ्लावर्स के नाम आप लिख लीजिएगा, है ना, लिखने में ईजी पड़ेगा आपको फिर अपने मन से। तो ठीक है, वेयर वाज आई, या वे सभी सखियां मालती रूपी पद्मावती के साथ चलती हुई ऐसी शोभायाम हो रही थी मानो कमल के साथ कोका बली यानी कुमुद फूली हो, यानी कमल के साथ कोका बली यानी कुमुद फूली हो। उनकी सुंदर सुरभि से भ्रमर रूपी रसिक गुड़ मुग्न होने लगे। ठीक है, काव्य सौंदर्य देखिए, पद्मावती की सखियों का विभिन्न फूलों के रूप में वर्णन किया गया है। इसमें उपमा, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का इस्तेमाल है। कवि ने प्रस्तुत योजना के लिए प्रकृति के उपादानों का
प्रयोग किया है। जैसे प्रकृति में जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं उसका ही तो पद्मावती जी ने यूज़ किया है, वही यहाँ पे बताया है। अवधि भाषा है, पद्मावती हमेशा अवधि भाषा में मतलब जायसी जो है वो अवधि भाषा में पद्मावती लिखे हैं, पद्मावत लिखे हैं। एंड श्रृंगार रस इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। दोहा छंद चौपाई है ये, ठीक है। और या माधुर्य गुण यहाँ पे यूज़ हुआ है। यहाँ पे लक्षणा शब्द है शक्ति। मसनबी शैली का यहाँ पे प्रयोग है। नेक्स्ट देखिए। ओके। खेलत मान सरोवर गई जाई पाल पर, अरे मैं क्यों पढ़ ही रही हूँ, पूरा डायरेक्टली देखते हैं। संदर्भ आप लोग सेम लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे इस अवतरण में पद्मावती और सखियों के पारस्परिक मधुर वार्तालाप का, यानी वो क्या बात करी उसका वर्णन है। सो देखिए, एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, सो दैट्स वाई आपको बार बार ऐसी डिस्टर्बेंस समझ में आएगी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। सो पद्मावती और उसकी सखियाँ खेलती हुई मान सरोवर के किनारे पर जाकर खड़ी हो गई, ठीक है। सरोवर की सुंदरता को देखकर वे सखियाँ उसमें क्रीड़ा करने के लिए कहने लगी और पद्मावती से बोली, रानी, मन में विचार करके देख लो कि इस नहर में मात्र 4 दिन, यानी थोड़े ही दिन रहना है। जब तक पिता का राज है तब तक जो खेलना चाहो मन भर खेल लो, फिर हम कहाँ और कहाँ इस मानसरोवर का किनारा होगा। यानी वो बता रही हैं कि अभी तो जैसे ही हम लोग जो पिता के घर में है तो जो भी मन है वो खेल ले रहे हैं, फिर शादी के बाद तो फिर हम लोग कहाँ ही होंगे, यानी हम कहाँ होंगे और ये मानसरोवर का किनारा कहाँ होगा, फिर आना हमारा हाथ कहाँ होगा और कहाँ मिलकर एक साथ खेलना हो जाए। यानी अब जो दोस्तों से एक बार बिछड़ जाएंगे तो फिर कोई भी कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी लोग होती हैं वो बहुत दूर दूर चली जाती हैं, तो फिर कनेक्शन छूट जाता है। सास ननद व्यंग वाक्य से प्रण ले लेंगी, जो सास ननद है वो अपनी व्यंगों से बोल बोल के उनके प्राण ले लेंगी, तथा जो ससुर हैं पीहर को आने नहीं देंगे, यानी उनके जो मायका है उनमें से किसी को भी आने भी नहीं देंगे। प्यारे प्रियतम इन सबके ऊपर रहते हैं, वे न जाने कैसा व्यवहार करेंगे, यानी वो जो उनके पति हैं वो न जाने कैसा ही बिहेव करेंगे उनके साथ। मालूम नहीं सुख से रहेंगे या सुख से रखेंगे या दुख से रखेंगे, क्या ही भरोसा। न जाने जन्म भर निर्वाह कैसे होगा, या न जाने इस दुख से जन्म भर हम लोग कैसे रहेंगे, यानी ये इस दुख में कैसे काटेंगे अपना पूरा जीवन। समझ में आया। अब काव्य सौंदर्यता देख लीजिए, ठीक है। अवधि भाषा, मसनबी शैली। अब देखिए पहले कौन सा शैली था, मसनबी शैली ही था, और इसमें भी सेम है। रस श्रृंगार रस है, छंद क्या है, दोहा चौपाई। ओके, नेक्स्ट, ये तो इजी था ना, आई थिंक। ये थर्ड देखिए, प्रसंग है महाकवि जायसी के पद्मावत की मानसरोवर खंड से। इन पंक्तियों में मानसरोवर के निकट कीली क्रीड़ाएं करती हुई सखियों में जो की गई बात में ससुराल के कष्टों और यातनाओं की कल्पना में परलोक संबंधी धारणा का चित्रण, यानी यहाँ पे भी वही सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या है वो देखिए। जायसी कहते हैं कि सारी सखियाँ हर्षोल्लास में झूले पर चढ़ गई और वे भोली सुंदरियाँ सुखपूर्व झूलने लगी, यानी वो झूला झूलने लगी। उन्हें क्या पता था कि यह केली क्रीड़ा स्थायी नहीं है। इसी ओर उनका ध्यान आकर्षित करती हुई एक सखी कहती है, सखियों, जब तक हम लोग पिता के घर हैं तब तक ही इस प्रकार के झूला झूल रही हैं। ससुराल जाने के बाद पति इस प्रकार स्वच्छंद विहार की अनुमति नहीं देगा। ससुराल में तो हम ऐसे स्थान पर रखेंगे जहाँ पर पितृगृह का समाचार भी नहीं मिल सकेगा, यानी जो भी उनके जो मायका है उसका ससुराल का जो मायका है उनका हाल चाल भी नहीं मिल सकेगा, हम लोग को ऐसी जगह पे रखेगा। हे सखी, विवाह के बाद ससुराल चले जाने पर हमें धूप और छाया फिर कहाँ प्राप्त होगी, यानी कि जो ससुराल जाने के बाद उनको 4 दीवारी में बंद करके रखा जाएगा, जिसकी वजह से उनको धूप छाया देखने को कहाँ मिलेगी। वही तो हम अकेले अकेले सखियों के बिना घर की 4 दीवारी के भीतर ही रहना पड़ेगा, यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है। आगे सखी कहती है कि ससुराल वाले हमारे गुण पूछेंगे और हम पर दोष लगाएंगे, अर्थात वहाँ हमारे बात बात पर हमारे अवगुणों की चर्चा होगी, यानी कि जैसे उनके
जो गुण है वो नहीं देखे जाएंगे, बल्कि उनके अवगुणों की गिनती होगी। वहाँ तो हमारे गुण भी दोष में बदल जाएंगे, यानी यहाँ पे जो सबको अच्छाई लगती है मेरी, वहाँ पे जाके वो भी बुराई लगने लगेगी। जब वहाँ प्रश्न किए जाएंगे तो बताओ तो सही कि इस प्रकार उत्तर देकर हम अपना पिंड छुड़ाएंगे। यानी कि जब वहाँ पे प्रश्न होगा कुछ, तो फिर हम लोग कैसे आंसर देके अपने आप को छुड़ा सकते हैं उस क्वेश्चन में से, यानी कैसे पिंड छुड़ाएंगे। सास और ननद छोटी छोटी बात पर मुंह पिचकाएंगी, क्रोध करेंगी और हम संकोच पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनती करनी पड़ेगी। यानी सास ननद को मनाना पड़ेगा। यानी अभी तो ये पुराने ज़माने से ये चलता आ रहा है, अब का तो पता नहीं, पर पहले तो यही होता था कि जो सास और ननद होती थी वो बहुत ज़्यादा मतलब वो फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेट करती थी जो भी बहू आती थी। तो वहाँ पे भी ये डिस्क्रिप्शन है कि वो लोग बात बात पे मुंह बनाएंगी, क्रोध करेंगी और हम लोगों को उनकी याचना करनी पड़ेगी, विनती करनी पड़ेगी, उन्हें मनाना पड़ेगा। ये हर्ष क्रीड़ाएँ तो हम अब कर रही हैं, उपलब्ध होंगी। ससुराल में विभिन्न दुख पाते हुए भी हमको वही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। हे सखी, ससुराल जाने के बाद फिर पिता के घर कहाँ आना होता है। यानी पहले के ज़माने में अगर कोई एक बार चला जाता था तो फिर बहुत रेयर केस में वो वापस आता था, मतलब पूरा जीवन उसका वही निकल जाता था। और ससुराल में यह खेल संभव नहीं है। वहाँ तो हम लोग अकेली अकेली या अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार बंद रहेंगी जैसे पंछी के पिंजड़े में बंद रहता है। ठीक है। सो काव्य सौंदर्यता में सेम चौपाई एवं दोहा है, श्रृंगार रस की प्रधानता, और आप देखेंगे तो यहाँ पे उदाहरण अलंकार यूज हुआ है और अनुप्रास अलंकार यूज हुआ है। ठीक है। ससुराल की यातनाओं का मार्मिक चित्रण है ना, जैसे ससुराल में जो जो सहना पड़ेगा उनको, उन सारी चीज़ों का वो चित्रण किया गया है यहाँ पे। लुक नेक्स्ट, यहाँ पे प्रसंग है, इस अवतरण में कवि ने पद्मावती के मुक्त केशमय सौंदर्य का भावपूर्ण चित्रण किया। यानी यहाँ पे पद्मावती का जो सुंदर मतलब सुंदरता है उसका चित्रण जायसी द्वारा किया गया है। अब देखिए, पद्मावती सरोवर के किनारे आकर खड़ी हो गई, उन्होंने केशों को खोलकर बिखरा दिया। रानी पद्मावती का मुख चंद्रमा के समान तथा शरीर मलयाचन की भांति है। केशों से ढकी हुई पद्मावती की देह ऐसे शोभायमान थी मानो कि मलगिरी पर बहुत से नाग लपेट रहे हों, मलयगिरी पर। ठीक है। और क्या है, अथवा मानो केश कलाप रूपी मेघों के उमड़ आने से संसार में छाया हो गई है। मुख पर फैले हुए केश ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कि राहु यानी कि बाल चंद्रमा यानी कि मुख की शरण में आ गए हैं, अथवा केश इतने घने और काले हैं कि दिन होते हुए भी सूर्य का प्रकाश छिप गया और चंद्रमा रात के नक्षत्र में को साथ लेकर उपस्थित हो गया। यानी दिन में रात हो गई है, वो तो यही बात हो गई है ना, यानी दिन में रात हो गई। वो कह रही हैं कि पद्मावती के जो केश उन्होंने अपने खोले वो इतने घने और काले थे मानो दिन में ही रात हो गई हो और चंद्रमा ने स्थान ले लिया हो। ठीक है। भ्रमित होकर चकोर भी यानी चंद्रमुख की ओर देखने लगा और कहने लगा, क्योंकि उस मेघ की घटा के बीच पद्मावती का मुख चंद्रमा दिखाई दे रहा था। ठीक है। यानी भ्रमित होकर चकोर भी उस चंद्रमुख की ओर देखने लगा। पद्मावती के दांत विद्युत के समान थे, समझ में आया, यानी उनकी दांतों की वर्णन विद्युत से की गई है। और वाणी कोयल के समान मधुर थी। बौहें ऐसी थी कि जैसे आकाश में इंद्रधनुष हो। नेत्र ऐसे प्रतीत होते थे जैसे दो खंजर पक्षी क्रीड़ा कर रहे हो। खंजन, ठीक है, खंजन पक्षी। श्याम वर्ण वाले उरोज ऐसे प्रतीत हो रहे जैसे नारंगी पर बैठे भ्रमर रसपान कर रहे हो। सरोवर पद्मावती के इस रूप को देखकर मोहित हो गया। वह हृदय में कामना रूपी हिलोरे करने लगा। उसकी लहरें इधर आती हुई इन दिस लाइन इट इज लाइक इस भाव को प्रकट करने लगी मानो वह इस बहाने से लेकर आ रहा हो कि कदाचित किसी तरह पद्मावती के चरण का स्पर्श कर ले। ठीक है। यानी जो सरोवर है वह उनको देख के इतना मोहित हो गया और उनकी लहरें इतनी तेजी से उनकी तरफ आ रही थी मानो वो प्रयास कर रहा है उनके चरणों को छूने का। यहाँ पे भी अवधि भाषा मनस्वी शैली है। ठीक है। मसनवी शैली और उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, संदेह अलंकार है। ठीक है। और यहाँ पे माधुर्य गुण है। ओके नेक्स्ट, या
इसमें क्या है कि प्रस्तुत अवतरण में पद्मावती तथा उसकी सखियों द्वारा मानसरोवर के जल में प्रवेश करने का अलौकिक शैली में वर्णन प्रस्तुत है। ठीक है, व्याख्या देखिए। सभी सखियों ने अपनी छिपी हुई साड़ियाँ सरोवर के तट पर रख दी, है ना, यानी जो भी साड़ियाँ उनकी छपी हुई हैं उनको सरोवर के तट पे रख दिया। फिर सभी बालाएं सरोवर में प्रवेश कर गई, यानी वो सभी लोग, और वे सभी ऐसे प्रसन्न हो रहे जैसे लताओं ने जल पी लिया हो। वे सब आनंदित होकर, जैसे लता होती है उसके ऊपर पानी, जैसे कोई भी प्लांट होता है ना उसके ऊपर जब पानी पड़ जाता है तो कितना अच्छा, कितना हरा भरा दिखता है ना। जैसे बारिश हो जाती है फिर बाहर का देखो नज़ारा, तो वही बोला, लता से कंपेयर किया कि लता ने जैसे पानी पी लिया हो। वे सब आनंदित होकर काम क्रीड़ाएं करने लगी। उनके यौवन का नवल बसंत कला की भांति स्फुटित हो रहा था। वे रसभरी बालाएं कलियां के समान स्फुटित हो रही थी। उनके काले काले केश सर्प की भांति कमल रूपी मुख को पकड़कर लहरें ले रहे थे, यानी कि जो उनका मुख है कमल के समान, उस पे जो उनके काले काले बाल हैं वो सांप की तरह हैं, वो झूल रहे हैं, लटक रहे हैं, लहर रहे हैं। उनके अधर ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो अनार और अंगूर में कोपलें आई हों। उनके सौंदर्य रूप में मानो प्रेम की शाखाएं झुक आई हों, यानी फलों से लदे जाने के बाद जो शाखा झुक जाती है वही बात है। वह सरोवर संसार में नहीं समा रहा, अर्थात वह संसार में अपने आप को अधिक सुखी मान रहा है, क्योंकि चंद्रमा रूपी पद्मावती अपने नक्षत्र रूपी सखियों के साथ स्नान कर रहे हैं। यानी वो जो सरोवर है वो इतना ज़्यादा फूला नहीं समा रहा है बेसिकली, क्योंकि पद्मावती जो चंद्रमा रूपी है वो उसमें आ गई हैं। वह जल रूपी जल धूप है जहाँ चंद्रमा की ओर तारे उदित हुए हैं। कमलिनी कहाँ दृष्टि गोचर हो सकते हैं। विहरिणी चकवा चकवी को पुकारती है, हे स्वामी तुम कहाँ मिलोगे। एक चंद्रमा तो रात में आकाश में रहता है और दूसरा दिन में मानसरोवर के बीच में रहता है। हाँ, यानी इसमें बोल क्या रहा है कि जो चकवा चकवी होते हैं, चकवी होती है, वो अपने चकवे को क्या बोलती है, वो पुकारती है और बोलती है, हे स्वामी तुम कहाँ मिलोगे। एक तो चंद्रमा हो जाने पर क्या होता है, वो हम लोग अलग हो जाते हैं, और आज दूसरा दिन में मानसरोवर के जल में रह रहा है। यानी चंद्रमा, यहाँ पे पद्मावती को चंद्रमा बोला गया है, तो जो चंद्रमा है वही मानसरोवर में एंट्री कर गया है। तो आज लग रहा है दिन में रात हो गई है, तो वो उसको पुकारते हुए कहती है कि हे चकवा तुम कहाँ मिलोगे। समझ में आया। जो चकवी होती है, और चकवा चकवी के बारे में जिसको नहीं पता, वो लोग पंछी होते हैं जो लोग दिन में साथ रहते हैं, पर उन लोग को शायद श्राप मिला होता है, तो वो रात में जैसे ही अंधेरा होने लगता है वो लोग एक दूसरे से बिछड़ के विरह में मतलब रहते हैं। ठीक है, फिर दिन में मिलते हैं, रात में खो जाते हैं। ठीक है, उसमें काव्य सौंदर्यता है, रूपक उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार, वियोग रस है। यहाँ पे लास्ट में आपने देखा चकवा चकवी की कहानी, उसमें मसनवी शैली है और अवधि भाषा है। ठीक है, और उसमें पद्मावती को चंद्रमुख कहा गया है, चंद्र के समान मुख वाली कहा गया, और उनकी सौंदर्य का चित्रण किया गया है। लास्ट देखिए, लाग के, फिर से मैं क्यों रीड करती हूँ। देखिए, इस प्रसंग में यहाँ कवि ने पद्मावती की सखियों द्वारा मानसरोवर के जल में बाजी लगाकर, यानी इस वाले में वो लोग बाजी लगाती हैं कि देखो मैं गेम खेलने वाली हूँ और जो जीतेगा उसके पास वो हार चला जाएगा। तो यहाँ पे खेल का वर्णन है, बाजी लगाकर खेल खेलना। व्याख्या देखिए, सखियाँ पद्मावती सहित जल के बीच में क्रीड़ा करने लगी। उनकी अद्भुत क्रिया को देखकर हंस भी लज्जित होकर किनारे पर आकर बैठ गया। यानी वो जिस तरह से खेल रही थी तो हंस भी शर्मा कर किनारे पर बैठ गया। सखियों ने पद्मावती को कौतुक देखने के लिए रख छोड़ा और कहा, हे शशि यानी पद्मावती, तुम हम तारों यानी कि सखियों के क्रीड़ा के साक्षी स्वरूप रहो, यानी हम जो गेम खेल रहे हैं तुम उसके साक्षी रहो। फिर उन्होंने बाजी यानी कि शर्त लगाकर खेलना प्रारंभ किया और यह निर्णय लिया कि जो हारेगा उसको अपना हार देना पड़ेगा। फिर देखिए ये लोग ग्रुप कैसे बनाती हैं। फिर सखी ने सांवली और गौरी ने गोरी को अपना साथ यानी कि जोड़ीदार बना लिया। खेल को भली भांति समझ बूझकर वो एक साथ खेलने लगी, जिससे एक दूसरे के हाथों से वो हार जाने न पाए। उन्होंने कहा, आज ही खेल है, फिर यह खेल कहाँ होगा। खेल खत्म हो जाने पर कोई कहाँ खेलता है। वह खेल धन्य है जो प्रेम के आनंद से युक्त खेला जाता है।
यानी वो जो खेल खेल रही हैं उसमें वो लोग क्या कर रही हैं, प्रेम से खेल रही हैं एक दूसरे से के साथ, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, प्रभुताई यानी कि स्वामीपन तथा कुशल क्षेम साथ साथ रह सकते हैं, अर्थात कदापि नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जीवन प्रेम का खेल है। प्रेम के जल में जैसे, मतलब प्रेम के जल में जैसे मन भावे वैसा खेल खेलो। जिस तिल के तेल को, मतलब जो तिल का तेल है उसको फूलों के साथ अगर रख दिया जाए कि तिल में से भी फूलों की सुगंध आने लगती है, अर्थात इत्र बन जाता है। उसी प्रकार भले आदमी के संपर्क में साधारण व्यक्ति भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब इसमें काव्य सौंदर्यता क्या है, क्रीड़ाओं का जो क्रीड़ा प्रवृत्ति है उसकी व्यंजना कर रहे हैं, और इसमें रूप का अतिशयोक्ति, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार यूज हुआ है। रस क्या है, श्रृंगार रस है, और छंद इसमें है दोहा, चौपाई, भाषा अवधि। सो ये भी हो गया कंप्लीट पद्मावती जी का जो जो जायसी जी का लिखा गया है, जो पद्मावती का जो मानसरोवर है उसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। इन दी नेक्स्ट वीडियो आई एल गोइंग टू डिस्कस सम मोर व्याख्या। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे वह तोड़ती पत्थर। ओके, सो फॉर दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।